नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। आखिर क्यों ये स्ट्रगल हुई, जो वायलेंस में बदल गई, इतना ज़्यादा घरों में आग लगने लगी, मंदिरों में आग लगने लगी, फिर उसके अलावा बिजनेस सेंटर्स को भी टारगेट किया गया। इतना गुस्सा आखिर आया क्यों लोगों के बीच में? और दूसरी बात ये कि बांग्लादेश की क्या अहमियत है भारत के लिए और इस पूरे खित्ते के लिए। तीसरी चीज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में क्या तीन फोर्सेस हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त सक्रिय हैं, स्ट्रांग हैं, जो मैटर करती हैं। तो इन सब बातों के लिए बातें, मैं जनरल न्यूज तो आप रोज पढ़ रहे हैं, मैं उसमें नहीं जानना चाहता, क्योंकि आपको मालूम है उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश जो है ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री। हर ही कंट्री स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होता है, लेकिन बांग्लादेश की भी एक अहमियत है, क्योंकि ये जो देश है, यहाँ की पॉपुलेशन जो है 170 मिलियन की है। और ये 170 मिलियन जो है, ये पॉपुलेशन, ये बड़ी पॉपुलेशन है। और दूसरी बात ये है कि इनके पास जो है, इनकी जो पर कैपिटा इनकम, यानी पूरी दुनिया की से जो कमाते हैं और बांग्लादेश के अंदर जो कमाई होती है सब चीजों की बनाने में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर से, गवर्नमेंट की, सब मिला के 445 बिलियन डॉलर की है। ये कम है। जब तक कि 1 ट्रिलियन इनकी नहीं होगी पॉपुलेशन के हिसाब से, वहां गुर्बत नहीं जाएगी। लोकेशन इनकी ऐसी है कि इनके बॉर्डर मिलते हैं म्यांमार के, और म्यांमार के बॉर्डर मिलते हैं थाईलैंड, और थाईलैंड कनेक्टेड है ईस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया से। एक तरफ तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, तो दूसरी तरफ आ जाता है ये मलेशिया, इंडोनेशिया। ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो तो रेल रोड के जरिए से बांग्लादेश, इंडिया और ये सारा कनेक्ट हो जाता है। और इंडिया जो कनेक्ट होने जा रहा है चाबहार पोर्ट, यानी जो ईरान में बन रहा है, उससे सेंट्रल एशिया, रशिया पूरा। तो इस तरह से ईस्ट एशिया पूरा रेल रोड, पाइपलाइंस, गैस और तेल की, उन सबसे अगले 10 से 15 साल के अंदर, बल्कि कम में ही कनेक्शन हो जाएगा। इस वजह से ये बहुत पूरा लिंक हो जाएगा, जो बांग्लादेश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश बीच में आ जाता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी कनेक्टिविटी भारत के लिए भी ईस्ट एशिया जाने में आसानी होता है। तो इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखना यह है कि वहां पे कौन सी तीन ताकतें हैं जो बांग्लादेश में इम्पोर्टेंट है। पहली तो आर्मी है। हर इस्लामिक देश में आर्मी बहुत पावरफुल होती है, इसलिए कि डेमोक्रेसी चल नहीं पाती, रूल ऑफ लॉ रह नहीं पाता, और ये टसल है। दूसरा उनके यहाँ ये है कि सेकुलरिस्ट या प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, और तीसरे जो है वो इस्लामिस्ट, यानी इस्लाम पसंद लोग जो है वो हैं। ये तीन फोर्सेस के बीच में बांग्लादेश डिवाइड है बेसिकली। एक तरफ तो लिबरल, सेंट्रिस्ट, लेफ्टिस्ट, ये सब है, तो दूसरी तरफ राइटिस्ट, फार राइट और मिलिटेंट, एक्सट्रीमिस्ट, मिलिटेंट, ये सब है। इस तरह से बांग्लादेश बटा हुआ है। बीच में आर्मी है। आर्मी के ऊपर अब सब डिपेंड करता है कि वो किसके साथ ज्वाइन करती है। क्या वो दोनों को साथ लेके चलती है या एक के साथ होती है। अब देखना यह है कि जो वायलेंस हुआ है उसको वो सप्रेस करती है या राइटिस्ट फोर्सेस से कंप्रोमाइज करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। आखिर अब ये है कि इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कैसे हुआ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, कई वजह है। सबसे पहली बात तो ये है कि शेख हसीना कभी भी करिस्मेटिक लीडर नहीं थी, भले वो इतने इलेक्शन जीत गई, 15 साल पावर में थी। 23 का इलेक्शन जो था 2023 का, यानी 2023 का, वो तो क्लियर कट रिग्ड इलेक्शन था। 93% उनको वोट मिले थे। अपोजिशन लीडर्स अब जेल में थे। ये बड़ी सिंपल थिंकिंग होती है लोगों की कि सबको जेल में डाल दो और जो जी चाहे कर लो। ऐसा नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, महंगाई बहुत ज्यादा थी, लड़के बहुत नाराज थे और कुछ जॉब्स मिल नहीं रही थी, पढ़ पढ़ के निकल रहे थे। फिर उसके बाद ये भी था कि
एग्रीकल्चर की भी हालत अच्छी नहीं थी। एग्रीकल्चर में उनके साथ जो था वो जो एक तरफ तो बाढ़ आ जाती है हर साल, बाढ़ के साथ मिट्टी भी आ जाती है, खेती खराब हो रही थी, तो दूसरी तरफ कहीं पानी की कमी थी किसी एरिया में। मॉडर्न जो तरीके हैं एग्रीकल्चर के वो उन्हीं ने ठीक से अडॉप्ट नहीं किए अभी तक। हालांकि कृषि प्रधान देश है भारत की तरह। भारत का दरअसल ये सब पार्ट ही थे, एक ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं के हिस्से हैं, और इसीलिए जब वहां पे कुछ होता है तो उसका असर भारत में पड़ता है, पाकिस्तान में कुछ होता है तो बांग्लादेश और भारत दोनों जगह असर पड़ता है, या अफगानिस्तान में कुछ होता है। ये इतना इंटरकनेक्टेड है कल्चरली, हिस्टोरिकली और अदरवाइज। एक लोग थे न, वीजा पासपोर्ट तो कुछ था नहीं, यहाँ पे आना जाना घूमना, रेलवे कनेक्ट कर रखा था सबको। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 ग्रुप हैं। अब सेकुलरिस्ट जो है, जो उसमें लेफ्ट भी है, सेंट्रिस्ट भी हैं, और फिर उसके अलावा यही 2 सबसे मेजर ग्रुप है। औरतें बहुत हैं उसके अंदर की, सपोर्ट बहुत है। इनका एजेंडा जो है वो बहुत क्लियर है। वो ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी स्ट्रांग होनी चाहिए और जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए गवर्नमेंट को। ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो बगैर डेवलपमेंट के नौकरियां क्रिएट हो तभी इनकम भी बढ़ेगी लोगों की, और जब नौकरियां बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो और एम्प्लॉयमेंट होगी। ये एक रूल है। उसको ये चाहते हैं कि इनके यहाँ डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट हो, और इनका मानना ये कि मॉडर्न स्टेट का गठन होना चाहिए वहां के, लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडर्न स्टेट वहां पे, जिसमें औरत मर्द सबको बराबर का हक होना चाहिए, और एजुकेशन का स्प्रेड होना चाहिए, सब तरफ एजुकेशन होनी चाहिए, और क्वालिटी एजुकेशन की ये बात करते हैं। दूसरी तरफ है वहां पे इस्लामिस्ट फोर्सेस है। इस्लामिस्ट में जो है इनके यहाँ जो है ये जो है जमात इस्लामी सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर उसके बाद जो है इनका जो है ये जो है इनका बेसिक, और उसके अलावा भी कुछ मिलिटेंट ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट है, मिलिटेंट है, इस तरह से 3। एक जर्नी होती है, पहले कंजर्वेटिव बनता है, फिर एक्सट्रीमिस्ट बनता है, एक्सट्रीमिस्ट से मिलिटेंट बन जाता है। ये हमने बहुत से देशों में देखा, पाकिस्तान में भी इसी माध्यम से पाकिस्तान में भी आतंकवाद जो फैला वो उसका। और ये जो है इनका जो है ये जमात इस्लामी का जो है ताल्लुक वो बेसिकली देवबंद से है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है वो इंडिया से फर्क है। इंडिया की जो जमात इस्लामी पार्टी है उसका विश्वास डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ में है, इलेक्शंस में है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है इनकी पार्टी, ये जो है लोग चाहते हैं प्योर इस्लामिक स्टेट का गठन होना चाहिए, यानी जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया। अल्टीमेट इनका गोल यही है। और ये भी है कि इनके पास कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है। ये धर्म की बात करते हैं सबसे ज्यादा, कि धर्म कैसा होना चाहिए, और धर्म भी जो होना चाहिए वो जो है जो प्रमोट करते हैं ये लोग, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे जॉयलेस कल्चर, लेस रिलीजन कल्चर की भी ये बात नहीं करते। तो ये है इनका रिचुअल्स पे ज्यादा ध्यान है इनका, जैसे कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज ज़कात, ये जो कंपलसरी चीजें हैं इस्लाम में उस पर ज्यादा ध्यान है। औरतों का कोई रोल नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, औरतों की जगह घर पे है। थोड़ा बहुत रोल दे भी देते हैं, कभी कभी जमात दे देती है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्ट या जो एक्सट्रीमिस्ट है, मिलिटेंट है, वो उस पर भी देने नहीं। हमने देखा है कि जमात से अगर शुरू होता है तो जमात के हाथ में पावर नहीं रह पाती, फिर एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट ही आ जाते हैं, जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ या पाकिस्तान में जिस तरह की डिमांड हुई। और ये है कि इनकी तादाद कम है बांग्लादेश में और पाकिस्तान में भी और तमाम दूसरे मुल्कों में भी इस्लामी। तो इनका मेथड ये होता है कि वायलेंस के माध्यम से अपनी सत्ता पे कब्जा करना। और जैसे कि हमने बांग्लादेश में देखा, ये तुरंत वायलेंस है। और बांग्लादेश में तो ये बहुत ही सक्रिय है। देखिए बांग्लादेश में इस्लामिक मूवमेंट बहुत पुराना है। मुस्लिम लीग का पार्टीशन से पहले पाकिस्तान का जो मूवमेंट था वो बंगाल में सबसे ज्यादा था, ईस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा था, आसाम, ईस्ट बंगाल।
पाकिस्तान में नहीं था मूवमेंट, पाकिस्तान में तो बाद में गया है, यहाँ पे पाकिस्तान आ जाए, इसलिए कि वो लोग नहीं चाहते थे पाकिस्तान का गठन, ज्यादातर लोग। बाद में पंजाब सबसे बड़ा प्रांत था, उसने पाकिस्तान मूवमेंट को ज्वाइन किया, और बाकी पाकिस्तान बनने के बाद बाकी सभी स्टेट्स को अपनी कॉलोनी की तरह बना दिया। बांग्लादेश के अंदर ये मूवमेंट था, इसी मूवमेंट से जमात बाद में जब बन गया तो बाद में जमात खड़ी हो गई, जमात इस्लामी। और जमात इस्लामी जो थी, इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के साथ ये जोड़ना चाहते थे। आजादी के बाद जब ये लोग, पहले तो 71 की जब वार हुई और बांग्लादेश का जब गठन हुआ, तो ये फोर्सेस जो थी ये पाकिस्तान के साथ जुड़ी रहना चाहती थी, ये आजादी के पक्ष में नहीं थी। इनकी ग्रज थी कुछ, लेकिन ये नहीं चाहते थे। शेख मुजीबुर रहमान आजादी के फेवर में, तो इसीलिए उनकी सब ज्यादा स्टैचू ये लोग तोड़ रहे हैं वहां कि क्यों अलग हो। और ये लोगों ने बाकायदा पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था। लेकिन दोबारा से अब जब ये स्ट्रांग हो गए हैं थोड़े से, दोबारा से शेख हसीना की गलती या दूसरे की समझ लीजिए, तो उसके बाद से ये दोबारा से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। इनका वहाँ की जमात इस्लामी और पाकिस्तानी स्टेट से घनिष्ठ संबंध है, यही नहीं बल्कि इनका उससे भी संबंध है। इनके यहाँ जो मिलिटेंट ग्रुप है वो पाकिस्तान से ट्रेंड होकर आए हैं। हुजी उनमें से एक है जिसने के आसाम और इन सब जगहों पे काम किया। तो ये जो थी इस तरीके से इनका है। तो ये चाहते हैं कि वायलेंस हो, वायलेंस के माध्यम से मुल्क को कटे। अब सवाल इस बात का है कि ये शेख हसीना तो अब वहां से चली गई, और फैक्टर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी जो थी उन्हीं की पार्टी अवामी लीग थी। दूसरी पॉलिटिकल बड़ी पार्टी जो है वो पीएनबी है, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, उसका भी जमात इस्लामी इन सबसे लिंक है, इनडायरेक्टली पाकिस्तान से भी लिंक है। आम जनता के दिलों में आज भी गुस्सा है पाकिस्तान को लेके। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सेना ने जिस तरीके से वहां औरतों का रेप किया, लाखों लोगों को मरे उस बांग्लादेश के बनने में, वो लोग नहीं भूले हैं। और ये वो बांग्लादेश के अधिकतर लोग भारत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल्चर भी इनका लिंक है। और बांग्लादेश में कल्चर पे बहुत एम्फेसिस है। बंगाली लैंग्वेज, बंगाली कल्चर, बंगाली नेशनलिज्म भी उनके यहाँ काफी स्ट्रांग नजर आती है। तो ये है सिलसिला वहां के ऊपर। अब ये देखना है ये है कि इस समय इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है, लीडर कोई नहीं है बांग्लादेश के अंदर, और लीडर न होने की वजह से, यानी कोई क्रैस्मेटिक लीडर नहीं है जो मुल्क को संभाले। अब जो गवर्नमेंट बनी है ये सेना पे ही डिपेंडेंट रहेगी, जैसे कि सेना ही जो है वहां के ऊपर अमन शांति ला सकता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि वहां के जो लोग हैं, सेकुलरिस्ट जो है ग्रुप है, वो दंगे वगैरह नहीं चाहते। हमने देखा अभी जो ये मूवमेंट हो रहा था उसमें वो बाकायदा स्टूडेंट लीडर अपील कर रहे थे सेना से कि आप इन जगहों को, जहां जहां हिंदुओं के मंदिर हैं, उनके घरों को आप जाइए और प्रोटेक्ट कीजिए। मस्जिदों से भी ऐलान हुआ है बहुत से कि इनके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, मगर एक ग्रुप था जो बेहद ट्रेंड था, पाकिस्तान से ट्रेंड, उसने होटलों पे, बिजनेसेस पे, मंदिरों पे और दूसरी जगहों पे हिंदुओं के घरों पे अटैक करने लगे। आर्मी जिस तरीके से फुल्ली डिप्लॉय होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही थी। मेरा ख्याल ये है कि आर्मी ने ये सोचा कि हम 109 लोग मर चुके हैं और अगर मरेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, और मैं समझता हूँ कि वो ये चाहती है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए, इंटरिम गवर्नमेंट के बिहाफ पे फिर आर्मी इन समस्याओं का टैकल करता है। ये अगले 1-2 दिन में पता चलेगा। तो ये जो है ये समस्या वहां पे बनी हुई है सेना के साथ। लेकिन लगता यह है कि अब सेना बैक जो भी गवर्नमेंट रहेगी वहां पे वो सेना के समर्थन से ही रहेगी, जैसे कि पाकिस्तान में। एक बड़ी मुश्किल ये है, पाकिस्तान हो या मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम देश हो, वहां डेमोक्रेसी नहीं चल पाती, इसलिए कि धार्मिक पार्टी जो है वो बात करती है रूल, वो बात करती है शरिया लॉ की, वो कहती है डेमोक्रेसी जो है उसकी कोई जगह इस्लाम में नहीं है। लेकिन वो जिस शरिया की बात करते हैं उसको अधिकतर लोग नहीं मानते। 4-4 शरियाएं हैं, कौन सी शरिया है पे अमल हो, अलग अलग लोग अलग अलग शरिया फॉलो कर रहे हैं आजकल। तो ये बड़ी मुश्किल है। ये जवाहर साहब ने भी
जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा लगाया, लेकिन बाद में निज़ाम मुस्तफ़ा को विड्रॉ करना पड़ गया। और फिर उसके बाद तालिबान ने जो अपना शासन किया, लगाया, उसमें हमने सभी देखा जब दोबारा से पावर में आए किस तरीके से लोग भाग रहे थे, जहाज के ऊपर लटके हुए थे, जहाज ने टेक ऑफ किया तो गिर रहे थे, देखने वाला सीन था। लाखों लोग मुल्क छोड़ के भाग गए, वो रहना ही नहीं चाहते थे। अब वो अपना एजेंडा वहां पे पूरा कर रहे हैं, प्योर सुन्नी इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं जिसमें माइनॉरिटीज। और बड़ा सिंपल इन लोग का उसूल होता है कि माइनॉरिटीज अगर चली जाएंगी तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अच्छा, एक बात और भी है, जितने राइटिस्ट हैं इनकी यही मिजाज होता है, चाहे यूरोप के हों, इंग्लैंड में भी माइनॉरिटीज के ऊपर उधम मचा है, इटली में भी और यूरोप में, अमेरिका के अंदर भी जितने राइटिस्ट ग्रुप है माइनॉरिटीज के ऊपर उधम। हालांकि ये इतना सिंपल नहीं होता, माइनॉरिटीज अगर चली जाएंगी तो आपस में ऐसी लड़ाई होगी, सब लड़ मर जाएंगे। और दूसरी बात ये कि माइनॉरिटीज से फायदा है उनको, किसी भी मुल्क हो उनका भी एक योगदान होता है। तो ये है इस वक्त समस्या। तो आर्मी बैक गवर्नमेंट रहेगी काफी समय तक, इसी की डेमोक्रेसी पूरी तरीके से बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या दूसरे मुल्क हो, जितने इस्लामिक देश हैं अधिकतर मैच्योर नहीं हुई। अगर आप इस्लामिक मुल्कों को देख लें तो वहां पे कहीं आपको बहुत कम देश है जहाँ पे होगी डेमोक्रेसी। तो ये एक समस्या बांग्लादेश के साथ बनी हुई है। या आने वाला समय बताएगा हमें किस तरीके से हो। भारत के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। फिर उसके बाद ये कि हमारा ट्रेड जो है उनके साथ है, लगातार बना हुआ है। ट्रेड जो है लगभग हमारा 170 या कुछ 13 बिलियन डॉलर का है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, इसको बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा हो सकता है। बाईलैटरल यानी दोनों तरफ का जो ट्रेड है, भारत से ज्यादा सामान जा रहा है। भारत का इन्वेस्टमेंट भी काफी है वहां के ऊपर, बहुत से सेक्टर में। यहाँ से कॉटन भी जाती है और वहां से रेडीमेड टेक्सटाइल आती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश की दुनिया की चंद अच्छी इंडस्ट्रीज में से एक है, हाईली डेवलप है। अमेरिका, यूरोप के जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं जो कि टेक्सटाइल में डील करते हैं, वो सब बांग्लादेश से अपने कपड़े बनाते हैं। कॉटन एक्सपोर्ट, कॉटन उनके यहाँ बहुत पुराना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से वहां पे टेक्सटाइल मिल्स बन गई थी, वहां पे गुजरात में, बॉम्बे में, इन सब जगहों पे काम शुरू हो गया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आने के तुरंत बाद ही भारत में भी इंडस्ट्रीज आ गई थी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक तरह से यहाँ भी शुरू हो गया था। यहाँ पे इसलिए शुरू हो गया था क्योंकि कारखाने थे और बहुत ट्रेन वर्कर था, डिसिप्लिन वर्कर था, तो वो इंडस्ट्री में बन गया। बांग्लादेश में भी, तो बांग्लादेश के पास बांग्लादेश में पढ़े लिखे लोग, मैंने जैसे बताया, बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, इंग्लिश स्पीकिंग है भी है वहां के ऊपर एक बड़ी संख्या, कंप्यूटर सेवी भी हैं वो लोग। तो वो एक बड़ा सेंटर बन सकता है डेवलपमेंट का, और उनकी इकोनॉमी दुगनी हो सकती है अगले 5 साल में, अगर अमन शांति रहे और ढंग से रहे। लेकिन अमन शांति आसानी से नहीं आती, कुछ फोर्सेज होती हैं जो आने नहीं देती। अब ये देखना है भारत के लिए, एक तो ये है कि मैंने बताया 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, फिर उसके बाद वहां से लगातार पलायन होता है। अगर हिंदुओं के ऊपर जुल्म सितम बढ़ता है तो मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में लोग भारत आएंगे, वो एक बड़ी समस्या बन जाएगी। इनको सिटीजनशिप भी देनी पड़ेगी क्योंकि सीएए ने प्रॉमिस किया है। लेकिन ये कि अगर वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या होगा? बांग्लादेश का जो एक कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस एंड कल्चरल है, वो खत्म हो जाएगी। बांग्लादेश एक सिमट के सिर्फ एक ही तरह के लोग वहां पे रह जाएंगे। ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरी तरफ ये भी है कि बांग्लादेश का बॉर्डर क्योंकि म्यांमार से मिलता है, और फिर क्योंकि हमारे लिए एक बड़ी समस्या ये भी कि बांग्लादेश का बॉर्डर जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से मिलता है, कई एक स्टेट से, जहां के ऊपर उल्फा और बहुत से मिलिटेंट ग्रुप हैं जो ऑपरेट करते हैं बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब जगहों के अंदर, और उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। पहले से भी पलायन बहुत हो चुका है बांग्लादेश से। तो ये समस्या भारत के लिए, भारत इसलिए चाहेगा कि अमन शांति रहे और ऐसी गवर्नमेंट रहे जो भारत से अच्छे संबंध बना के रखे, ताकि ट्रेड, भारत का जो चाहता है कि वहां पे डेवलपमेंट हो। इंडियन इंडस्ट्री खासतौर से ऊर्जा के सेक्टर में और बहुत से सेक्टर्स में वहां पे काम कर रही है ऑलरेडी। भारत चाहता है कि बांग्लादेश जो है वो
पूरी तरीके से हम चाइनीज पाकिस्तानी एक्सेस का हिस्सा न बन जाए, यानी चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सेस जो भारत के खिलाफ न बने। भारत को कोई आपत्ति नहीं है अगर बांग्लादेश इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाइना से बढ़ाता है तो कोई प्रॉब्लम। भारत का मानना यह है कि वो काम न करे जो भारत के हित के नुकसान में, जैसे चिटागोंग में एक डीप सी पोर्ट चाइना बनाना चाहता है जिसका वो मिलिट्री यूज कर सके आने वाले समय। चाइना की हम सब जानते हैं जो नीति है वो भारत को चारों तरफ से घेरने की है, तो भारत ये नहीं कभी मत एक्सेप्ट करेगा कि बांग्लादेश इस तरह से करे जिससे उसकी नेशनल इंटीग्रिटी पे असर पड़े। तो ये भारत की चंद है। बाकी ये है कि वहां पे भारत चाहता है कि एक अच्छी स्ट्रांग गवर्नमेंट पावर में आए जिससे बांग्लादेश की तरक्की हो। बातें तो बहुत कुछ है करने की, ये मेन बातें थी जो मैंने आपको बताई। आइंदा भी जरूरत पड़ेगी तो हम दूसरा एक बांग्लादेश के ऊपर एक और बनाएंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश आ रहा है, सेना का क्या रुख है, सेना किस तरफ जा रही है, क्या सेना कंप्रोमाइज करने की दोनों के बीच में या दमन की नीति करती है इन फोर्सेस को दबाने के लिए। अगर नहीं दबाएगी तो ये तो तय बात है कि ये एक सेना के लिए अगर अभी नहीं दबाएगी तो बाद में दबाना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रॉब्लम बनी रहेगी। सेना का भारत के साथ घनिष्ठ संबंध है। इस सेना को भारत ने बनाने में बांग्लादेश की सेना की बहुत मदद की थी और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी वहां से लोग बराबर आते हैं और दूसरे मुल्कों में जाते हैं। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आगे भी बढ़ाइए। हमारे भी वेलकम। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत